Hello everyone. The topic of today's discussion is the aquifer and the zone of subsurface water. Irrigation and water resource engineering में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ. मेरा नाम है शिवम पांडे and let us now discuss the zone of subsurface water. तो हमने लास्ट क्लास में इस डायग्राम को देखा था और कुछ चीज़ें हमने समझी थी कि below the ground surface what happens is that there is a zone of aeration and there is a zone of saturation. हमने ये भी बात करी थी कि हम कहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कहाँ से नहीं कर सकते हैं. तो जो ये ग्राउंड वाटर आपको दिख रहा है जोन ऑफ सैचुरेशन वाला, दैट इज देयर इज अ सॉयल जहाँ पे देयर आर सॉयल सॉलिड्स एंड देयर आर वॉइड्स. और इस जोन में, इन दिस जोन ऑफ सैचुरेशन हेयर, इन दिस एंटायर जोन व्हाट हैपन्स कि जो वॉइड्स हैं दीज आर कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर, दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. तो यहाँ पे ये दैट इज़ द ग्राउंड वाटर. सेकेंड यदि मैं बात करूँ व्हाट इज़ द जोन ऑफ एरेशन. इस ग्राउंड वाटर की वजह से जो पहला यहाँ पे राइज हुआ वाटर का, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी वाटर. द वाटर इज हेल्ड इन टेंशन इन दीज फ्रिंजेस, दैट इज देयर. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ये जोन ऑफ एरेशन है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए. ओके, so there is pellicular and gravitational water. Why it is called as this? Because the water which is infiltrating into the ground, it will certainly after utilization by the plants, it will move down and it will be held by the molecules of the soil solids and it will be surrounding the basically the soil solids, and also some water will be penetrating into this area. So this is the pellicular and gravitational water. तो ये जो जोन है जोन ऑफ एरेशन, इसमें जो वाटर मौजूद रहता है उसको हम सस्पेंडेड वाटर या फिर वेडोस वाटर बोलते हैं. एंड द वाटर विच फॉल्स इन डाउन and it rests on the impervious bed here, it is called as the ground water. तो रही ये बात zone of subsurface water की. और यदि हम इसको वर्ड्स में देखें तो it is a zone of aeration and zone of saturation, जिसको हम ground water zone बोल देते हैं. So zone of aeration में तीन जोन है बेसिकली. फर्स्ट इज द soil water zone, it is nearer to the ground surface, जो कि आपने इमेज में देखा. सेकेंड इज द plants extract water from here. So this water, the water present in this zone will be very much useful for the growth of the plants. और हम इसको आगे रिलेट भी करेंगे किससे, फील्ड कैपेसिटी से, और स्पेसिफिक रिटेंशन की बात जब हम करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे. सेकेंड इज द इंटरमीडिएट जोन, दैट इज द पेलिकुलर एंड द ग्रेविटेशनल वाटर. थर्ड इज द कैपिलरी जोन वेर इन द वाटर इज हेल्ड बाय कैपिलरीज इन टेंशन फॉर्म देयर. तो वाटर इज इन टेंशन इन द कैपिलरीज. Second is the zone of saturation. हमने zone of aeration discuss किया and now we will talk about the zone of saturation. In this zone all the pores are filled with water. तो there is soil जिसमें कि दो चीज़ें हैं, that is the solids and the voids. तो जितने भी voids हैं उसमें air is 0 and water is completely filled with voids are completely filled with water. The water table forms its upper limit and pressure at water table surface is atmospheric. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपर लिमिट क्या है इस जोन ऑफ सैचुरेशन की, इट इज़ द वाटर टेबल. जहाँ पे भी वाटर टेबल आपको दिख रहा है दैट इज़ द अपर लिमिट ऑफ दिस जोन ऑफ सैचुरेशन. ओके, और जो प्रेशर है यहाँ पे दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नो व्हाट इज वाटर टेबल, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, आप सभी को पता है वाटर टेबल क्या होता है. इट इज़ द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी विच इज़ कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग इट सेल्फ टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. अच्छा, ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ. एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी डिस्कसिंग आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट है. तो आप पहले समझिएगा इस चीज़ को. व्हाट हैपन्स इज दिस इज द लेट्स से ग्राउंड लेवल एंड द रेन वाटर इज फॉलिंग एंड इट विल फाइनली पेनिट्रेट इन एंड reach the impervious layer. Okay, it will reach the impervious layer and it will be basically forming what, it will be forming the groundwater table, that is the water table here. और ये जो है नीचे क्या है, impervious boundary है, impervious layer है which is holding the water. तो ये हो गया water table. Now what happens is that if you want to extract the water, okay, अभी जब तक कोई भी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म नहीं है, दिस वाटर टेबल इज व्हाट, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ स्टैटिक. जब भी हमने यहाँ पे वेल डग अप कर लिया, व्हाट हैपन्स, नाउ यू आर टेकिंग आउट सम अमाउंट ऑफ वाटर हेयर, दैट इज दिस इज द डिस्चार्ज. अगर आप इस पेन को आप वेल मान के चलिए तो क्या होगा यहाँ पे,
if I say the water is getting out from this end here, okay, from this end here. Now what happens is this region, this surrounding region will be what, taking in the water and it will be pushing it out. Now the surrounding, this one of little farther one, this will be coming and filling up this space. So the water table which was basically horizontal, now it will be curvilinear and will try to get into this well here for the discharge to be taken out. तो जब इस तरीके से होगा तो you can see the water will be moving like this, something like this, okay, like this into the well here. होता क्या है इसमें, अब जब भी ये वाटर टेबल यहाँ पे तो कम आपको दिख रहा है, पर ये कुछ समय बाद क्या करेगा, जो ये वाटर है इधर साइड पे, दिस वन हेयर, इट विल कम इन टू फिल द स्पेस और फिर से वाटर टेबल क्या करेगा, फिर से हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करेगा. So that is what we were discussing in the first point, that the surface of the water body which is constantly adjusting itself towards an equilibrium condition. Equilibrium मतलब कि वो एक horizontal position में आने की कोशिश करेगा और equilibrium फिर से मैं बताऊँ आपको, तो that is what the most stable condition wherein the water will be trying to reach. Second, if there were no recharge to or outflow from the ground, तो मैंने आपको एक outflow का example तो दिया जहाँ पे हमने well construct किया and the discharge was taken out, you can see here. एंड इफ़ देयर वर नो रिचार्ज, मतलब कि अगर पानी ऐड नहीं हो रहा है और वाटर टेबल यहाँ पे मौजूद है, तो उस केस में क्या होगा, द वाटर टेबल वुड इवेंचुअली बिकम हॉरिजॉन्टल. फाइनली जब वाटर स्टेबल हो जाएगा एंड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ नो विड्रॉल और नो इनपुट इनटू द दिस ग्राउंड वाटर टेबल, देन द वाटर टेबल विल रिमेन हॉरिजॉन्टल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. अच्छा, मीडियम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको यदि समझना चाहें तो आप इसको रिलेट करिए किससे, इसको आप रिलेट करिए सॉइल से. वाई सॉइल, बिकॉज इट विल बी कंटेनिंग द सॉलिड्स और वॉइड्स. जो इसमें वॉइड्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स वेयर इन द वाटर विल बी स्टोर्ड. तो दिस सॉइल इज द मीडियम बेसिकली, और इसी सॉइल के वॉइड्स में वाटर विल बी स्टोर्ड. लेट अस नॉट टॉक व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, बिकॉज अल्टीमेटली पानी हमें कहाँ से निकालना है, वी हैव टू विड्रॉ द वाटर, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ. विच सॉइल, दैट इज अंडरग्राउंड सॉइल. द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, वेर इन द टू प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट इज द फर्स्ट वन इज द पोरोसिटी एंड सेकेंड इज द permeability. So porosity is represented by the percentage of the voids. If I say that this is the soil solid, okay, जो circular, these shaded one are the soil solids and this is the entire soil. जो empty space आपको दिख रहा है, that is what voids. In case what I say, same setup, same volume of soil is again taken, और उस केस में if I say that these are the two blocks of this soil solids, this is only the soil solid. तो यहाँ पे क्या है, the volume of voids has increased here, okay, volume of voids is more here basically. तो it represents the percentage of voids present. तो सबसे ज़्यादा porous कौन है इन दोनों में, this is less porous and the second diagram which I have made, it is more porous. Second is the permeability. Permeability आपने soil में भी पढ़ रखा है कि it is the ability of the medium to permeate the, that is the, to pass the water or any flow through it. So ability of the medium to permit the flow of water through its interconnecting voids. So you can see here in this diagram that voids तो हैं, but क्या पानी को पास करने की ability मिल रही है? So the water can pass through it or not. बात इस चीज़ की है, ओके okay? यहाँ पे देखिए तो the water will be freely flowing without any obstruction, without any as such restriction. So these are the two properties that we have discussed here, porosity and permeability. So now let us see here that certain quantity of the water is retained over the surface of the medium particles due to the molecular attraction between the medium particles and the water molecules. तो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि दिस इज द लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जिसमें कि क्या होंगे, सॉइल सॉलिड्स होंगे. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो सॉइल सॉलिड्स हैं इसके चारों तरफ द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड. ये कैसे अटैच होते हैं, ड्यू टू द मॉलिकुलर अट्रैक्शन
that is the charges, okay, that is the charge. अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से दिस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विल बी टेकिंग प्लेस. So that is what you have discussed in the first point here. So the total quantity of the water retained is present in voids cannot be drained by gravity. अच्छा, अगर कुछ पानी यहाँ पे आके इस सॉइल सॉलिड्स के पास रुक जाता है, so that means it is what? It is not drained. Okay, it is not drained. Not drained मतलब क्या हुआ? That means it has not reached the impervious layer, or I would say the water table को भी नहीं छू रहा है ये. If it has not reached the water table, so that means this water has joined in the soil solids here, and this water is not useful for our purpose. That is the hydrological purpose से अगर हम देखें तो this water is not of any use. Next is this specific yield. The amount of water drained from the voids of the medium is indicated by specific yield. So there is a soil volume, okay, this is the soil volume, जहाँ पे there is a soil solid, तो क्या होगा, कुछ water तो यहाँ पे आके retain कर जाएगा इसके sides में due to the molecular attraction, but some water will be what? Draining freely under gravity, because if I say this is the ground level, so some water will be freely draining. तो जो freely drain कर रहा है उसी को आप इस्तेमाल कर पाएंगे. यदि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देते हैं specific yield. So it is an indication of water yielding capacity of an aquifer. Aquifer क्या है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में. Second point is the amount of water retained in the voids. यानी कि जो यहाँ पे voids मौजूद हैं, this empty space is there in this portion, this empty space, यहीं पे पानी अगर रुक जाए, then what we'll say that it is called as a specific retention. So there are two terms, that is a specific yield and second term is the specific retention. तो ये दोनों properties हैं यहाँ पे that we have to discuss. तो मैंने आपसे ये बोला कि यदि पानी ड्रेन आउट हो जा रहा है और जाके वो ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जा रहा है, यानी कि वी कैन यूज इट. सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज ड्रेन्ड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर देयर, तो दैट इज गिवन बाय द स्पेसिफिक यील्ड. यदि मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक रिटेंशन की, तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होगा, इट इज़ व्हाट, वॉल्यूम रिटेन्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज रिटेन्ड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो इफ वी सिंपली add it, then what happens is that Vd upon V plus Vr upon V, that is the specific yield and specific retention. This comes out to be what, Vd plus Vr. और वॉल्यूम चाहे ड्रेन्ड हुआ हो चाहे रिटेन हुआ हो, अगर मैं कहूँ कि दिस इज द सॉयल मास या फिर सॉयल एलिमेंट, दिस इज द सॉयल सॉलिड, और कुछ पानी यहाँ पे रिटेन हो गया है, अगर मैं इसको डिनोट करूँ Vr से, और कुछ पानी ड्रेन होके नीचे आ गया है, ओके, Vr एंड Vd. अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, और VW अपॉन V. एंड इफ द सैचुरेशन इज 1, दैट इज इफ द सैचुरेशन इज 100%, यानी पूरी तरीके से voids आर फिल्ड विद वाटर, उस केस में क्या होगा, voids आर फिल्ड विद वाटर, दैट मीन्स जो voids का वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. So we can say that the volume of water is equal to what, volume of voids here, and the denominator will be remaining the same. और आपको ये soil mechanics में आपने देख रखा है कि this Vv upon V is equal to what, porosity. So we have linked it here, this portion here, that is Sy plus Sr as the porosity. Okay. So specific yield plus specific retention is equal to the porosity of the medium. So we have discussed the properties of medium, we have discussed the zone of subsurface water in this class. Now we will talk about the types of geological formation, यानी कि aquifers की बात करेंगे अभी हम. Aquifers, and whatever be the property of the medium which is there, which has a tendency to store the water, it might have the tendency to give up the water, that is have the tendency to extract the water basically, we can extract the water, or some aquifers or some formations will be such that we cannot extract the water from it. So now see that the material below the water table is fully saturated. Saturated तो है,
यानी कि जितने भी voids हैं वो किससे भरे हुए हैं, वो पानी से भरे हुए हैं. But the problem is that the groundwater from the materials voids for utilization is not possible. Okay, so that is there. The saturated zone can be classified into following. यानी कि if I say this is the ground level and the water is penetrating here. Now if it meets the groundwater table which is resting on the impervious bed here, so what happens is that this portion here, okay, this water portion here जहाँ पे soil के voids में पानी भरा हुआ है, it can be aquifer, it can be acutard, accuclude और accufuge, कुछ भी हो सकता है इनमें से. अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग कि पोरोसिटी और परमिएबिलिटी से इनका क्या रिलेशन है और कैन वी एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम दिस और वी कैन नॉट. सो लेट अस नाउ सी वन बाय वन what is the aquifer and what is acutard and so on. First is the aquifer that is given here. These are the permeable foundations, यानी कि they allow the water, इनकी permeability ठीक ठाक रहती है and they allow the water to pass through it. अगर ये अलाउ कर रहे हैं पास कर ये वाटर को पास करने के लिए, यानी कि अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें वाटर तो डैट कैन बी इजिली डन. एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर कैन बी इजिली डन. सेकेंड इज इट परमिट्स द वाटर टू मूव थ्रू देम, दैट इज अ हाई परमेबिलिटी. सेकेंड इज वाटर इज यील्डेड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज. तो इसमें पोरोसिटी भी है और परमेबिलिटी भी है. ओके, इट इज परमेबल फॉर्मेशन. ओके, पोरोसिटी इज ऑल्सो देयर एंड परमेबिलिटी इज ऑल्सो देयर. इसका एग्जाम्पल है सैंड और ग्रेवल. तो सैंड और ग्रेवल में जितने भी वॉइड्स होंगे इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देयर, इफ दे आर फिल्ड विद वाटर देन इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम देम एंड ऑल्सो दे होल्ड द वाटर इन इट. सेकेंड इज द एक्विटार्ड. ओके, इट रिटार्ड्स द बेसिकली इट रिटार्ड्स द फ्लो. एक्विटार्ड इज देयर, सो ओनली सीपेज इज पॉसिबल इन इट. इफ द सीपेज इज पॉसिबल तो क्या आप पानी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे यहाँ से, क्योंकि सिर्फ वाटर इज़ नॉट कमिंग इन ह्यूज क्वांटिटी बट इट इज़ सीपिंग ओनली. सो बहुत ही कम मात्रा में पानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर इज़ नॉट एज ईजी एज एन एक्विफर. एग्जाम्पल द सिल्टी क्ले. सो क्ले क्या करता है यहाँ पे, क्ले जो है क्ले के पास वॉइड्स तो बहुत हैं बट इन वॉइड्स का क्या है, कोई काम नहीं है बिकॉज इट विल बी वेरी स्लो फॉर द पासेज ऑफ वाटर. थर्ड इज द एक्यूक्लूड. ये क्या है, इट इज़ हाईली पोरस बट द प्रॉब्लम इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर इज़ वेरी डिफिकल्ट. और आप जानते हैं क्ले में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्ले की प्रॉपर्टी ये है कि वॉइड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इट कैन स्टोर वाटर इन अ ह्यूज अमाउंट बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स. बट क्या पानी को पास करता है, नहीं, बिकॉज द परमेबिलिटी ऑफ दिस क्ले इज़ वेरी मच लेसर. इसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर इन दिस केस इज ऑल्सो डिफिकल्ट. Next is the acquifuge. It is an impermeable formation. It neither contains the water nor transmits water. तो इसका एग्जाम्पल रॉक होता है बेसिकली, जो कि एक impermeable होता है एंड इट इज़ नॉट होल्डिंग एनी वाटर. एंड जो भी वाटर अगर ये होल्ड करता भी है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो होल्ड करता है वो डेट इज़ अ मिनरल वाटर एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर अस बेसिकली. ओके, सो इट इज़ एन एक्यूफ्यूज. और मिनरल वाटर रहता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में रहता है वो. अगर हम बात करें पोरोसिटी और परमेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो यदि हम चारों को कंपेयर करना चाहें तो एक्विक्लूड यदि हम बात करें तो एक्विक्लूड की तो पोरोसिटी बहुत हाई रहती है, यानी कि इसके पास एबिलिटी है कि पानी को स्टोर कर ले, पर इसका यूज़ आप कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज इसमें जो परमेबिलिटी होगी वो काफ़ी कम होगी. ओके, दैट इज़ देयर. परमेबिलिटी हो चाहे ना हो बट ये स्टोर तो कर लेगा पर पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं करने देगा. एक्विटार्ड की बात करें तो सेम यहाँ पे भी है, पोरोसिटी तो है बट इफ़ यू टॉक अबाउट द परमेबिलिटी हियर इट इज़ लेस देन द एक्विफर. एक्विफर की बात करें तो दिस इज़ द मेन वाटर बियरिंग फॉर्मेशन. दिस इज़ द वाटर बियरिंग फॉर्मेशन. देन देयर इज़ एक्विफ्यूज जिसमें पोरोसिटी भी नहीं है और जिसमें परमेबिलिटी भी नहीं है. सो विद रिस्पेक्ट टू porosity and permeability we can see the differences of the all four types of geological formations. Next is the aquifer types. इसमें जो पहला aquifer है that is the unconfined aquifer या फिर non artesian aquifer बोलते हैं इसको हम लोग. So first let us see what is given here. In this what happens,
water table serves as the upper surface of the zone of saturation. तो if I say that this is the ground level और ये ऊपर वाला क्या है, this is the zone of aeration. So what will happen? This is the water table. Why? Because this is an impervious stratum there. This is an impervious stratum. Okay, so this is there. तो नीचे आप देख सकते हैं क्या, इसको कन्फाइन करने के लिए, रोकने के लिए नीचे तो यहाँ पे मौजूद है, पर क्या ऊपर कुछ है, ऊपर से कुछ रोक रहा है क्या? नहीं, देयर इज नथिंग एज सच विच इज स्टॉपिंग इट और कन्फाइनिंग इट. तो जो अपर सरफेस है इस जोन ऑफ सैचुरेशन की, वहाँ पे क्या है, वाटर टेबल है, कोई इम्परमिएबल मीडियम नहीं है. यानी कि जो वाटर मास है, जो ये ग्राउंड वाटर है, ये दिस इज़ नॉट कन्फाइंड. ओके, यहाँ पे तो कन्फाइंड है बिकॉज ऑफ द इम्परवियस बॉडी, बट ऊपर से कोई कन्फाइनिंग बॉडी यहाँ पे नहीं है, कोई कन्फाइनिंग लेयर नहीं मौजूद है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन अनकन्फाइंड एक्यूफर. Herein, water table varies in undulating form and in slope corresponding to the changes in the volume of water in storage within the unconfined aquifer. तो ये यहाँ पे हो गई अनकन्फाइंड एक्यूफर की बात. नॉन आर्टिशियन क्यों कहते हैं इसको अभी हम आगे समझेंगे. सेकेंड इज द कन्फाइंड एक्यूफर, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी डायग्राम दिखाया. दिस इज द ग्राउंड लेवल. नाउ व्हाट हैपेंस इज द वाटर इज मूविंग इन हियर एंड इट फाइंड्स अ impermeable medium, impermeable boundary. अगर impermeable boundary यहाँ मिल जाती है, so the water will be forming here. और ये तो क्या हो गया, ये आपका unconfined aquifer हो गया. ये जो ground water यहाँ मिल रहा है, that is the unconfined aquifer. Let's say कुछ ऐसा slope रहता है and this is something like this and the water flows like this. Okay, यहाँ पे water को pass करने की ability मिल जाती है. Now what happens, यहाँ पे एक लेट से कोई एक और impermeable boundary मौजूद है. Now this region can also store water now. और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक impervious boundary है, लेट से IM1, और यहाँ पे एक impervious boundary है, लेट से IM2. तो इसके बीच का जो वाटर है that is the ground water, और ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं होगा. मैंने आपसे पहले बताया था कि ये वाला जो वाटर है, वाटर टेबल वाला, दिस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट जो वाटर यहाँ पे है इट इज़ स्टोर्ड अंडर प्रेशर एंड इट इज़ नॉट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये यहाँ पे बात हो गई किसकी, कन्फाइंड एक्यूफर की. क्यों हम इसे कन्फाइंड बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ कन्फाइंड बिटवीन द टू बाउंड्रीज है, दैट इज देयर. सो वाटर इज अंडर प्रेशर हेयर एंड इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आप ये समझिएगा कि इफ़ अ वेल is penetrating into this here, okay, and the discharge is taken out from here, then what will happen, the water is under pressure here. तो यहाँ पे जैसे ही water will be getting a surface, तो यहाँ पे it will be flowing automatically outside. Okay, so इस तरीके को हम बोल देते हैं artesian well या artesian aquifer. सो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो है फ्लोइंग वेल या फिर आर्टिशियन वेल के. सो इन दिस डायग्राम प्लीज सी हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम हेयर, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग द अनकन्फाइंड एक्यूफर, द कन्फाइंड एक्यूफर एंड ऑल्सो द व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स. आर्टिशियन वेल है कि नॉन आर्टिशियन वेल है, वी विल बी डिस्कसिंग दीज फ्यू टर्म्स हेयर. तो सी हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन इम्परमिएबल लेयर दैट हैज बीन एनकाउंटर्ड हेयर. Okay. Now what happens is then the water which has infiltrated into the ground, it has made up to here and यहाँ पे water table है, that is this one here. तो ये पहला हो गया unconfined aquifer. कुछ पानी penetrate करके कहाँ पे चला आया, इस impermeable air के नीचे चला आया, और उसको क्या मिला, उसको यहाँ नीचे भी एक सतह मिल गई जहाँ पे वो पानी रुक सकता है. And this area gets filled up with water because it is in between the two impermeable boundaries. तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं confined aquifer. This is the confined aquifer. अच्छा, अगर हम बात करते हैं unconfined aquifer की सबसे पहले, तो यदि if we talk about a well construction here, we are digging up a well, तो यहाँ पे जो पानी का flow होगा that will be what, it will be simply showing the water table.
इसमें खुद से फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दिस वाटर टेबल हेयर इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मेथड से आपको पानी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यू कैन यूज़ द बकेट मेथड ऑल्सो, ऑलराइट, यू कैन यूज़ द पम्प्स ऑल्सो एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट द वाटर। बट ये वाटर क्या ज़्यादा अमाउंट में होगा, प्रेशर में होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल की। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट it has been extracted from the confined aquifer, but in this case what will be there, water table तो यहाँ पे है, because this pressure here it has risen up to this point, okay, because ये ground level यहाँ पे इसको मिल रहा है, this is the ground level which it is there। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ground level बहुत ही नीचे है और the well has been extracted here, okay, it has been dug up here, water is being extracted from the confined aquifer। Now in this case because the atmospheric pressure से वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, तो what will happen, the water as soon as the well is dug up, the water will come out automatically and it is called as the flowing type of artesian well। तो यहाँ पे यदि हम confined aquifer की बात करें तो हमें हमेशा artesian well की हम बात करेंगे, which you can see here in both the things here। अगर हम बात करते हैं unconfined aquifer की तो we'll talk about the gravity well। किस प्रकार का है, अपने आप फ्लो कर रहा है तो वो हो जाएगा फ्लोइंग वेल, और इफ इट इज़ नॉट फ्लोइंग बाय इटसेल्फ इट इज़ कॉल्ड एज द नॉन फ्लोइंग वेल। तो विद दिस वी कैन सी दैट दीज आर द few terms related to the aquifer. What is a purged aquifer? This is a topic that we will be discussing in the next class. Thank you for today. This was the topic of aquifers.